हेलो प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 8 दैट इज मोशन। मोशन मीन्स गति। इन एवरीडे लाइफ रोजाना वी सी सम ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट एंड अदर्स इन मोशन। कुछ हम रेस्ट पर देखते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट्स हम मोशन में देखते हैं। रेस्ट मीन्स रुके हुए, विराम अवस्था में, और मोशन मीन्स चलते हुए। जैसे एग्जाम्पल के लिए बर्ड्स फ्लाई करते हैं, फिश स्विम करती हैं, और ब्लड हमारी वेन्स और आर्टरीज में फ्लो करता है। कार्स मूव करती हैं। ये सब हम अपने चारों ओर देखते हैं और ये सभी एग्जाम्पल्स हैं मोशन के। ऐसे ही एटम्स, मॉलिक्यूल्स, प्लैनेट्स, स्टार्स और गैलेक्सीज, ये सब भी मोशन में हैं। पर मोशन का पता हम कैसे लगाते हैं? हम इसे यूं कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जब मोशन में होता है, व्हेन इट्स चेंज इट्स पोजीशन विद टाइम, जब वह अपनी पोजीशन यानी कि स्थिति को समय के साथ बदलता है तो वह मोशन में कहलाता है। However, there are situations where the motion is inferred through indirect evidences. कुछ ऐसी सिचुएशंस भी होती हैं जहाँ पर हमें मोशन का पता इनडायरेक्टली पता लगा पाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर हमें कहना हो कि मोशन ऑफ एयर कैसे होगा, कि हवा चल रही है या नहीं, सो हम ऑब्जर्व करेंगे कि मूवमेंट ऑफ डस्ट धूल के उड़ने से, मूवमेंट ऑफ लीव्स पत्तियों के हिलने से, और ब्रांचेस ऑफ ट्रीज की मूवमेंट से, पेड़ की जो शाखाएं हैं वो हिल रही हैं कि नहीं, ये देखकर हम पता लगा सकते हैं कि एयर का मोशन है या नहीं। ऐसे ही कुछ फिनोमिना जो हमारे चारों ओर डेली हो रहे हैं, जैसे कि सनराइज, सनसेट और चेंजिंग ऑफ सीजन्स, मौसम का बदलना, ये किन के कारण होता है? इट इज़ ड्यू टू द मोशन ऑफ अर्थ। ये अर्थ के मोशन की वजह से। हमें पता है अर्थ सन के अराउंड भी रिवॉल्व कर रही है और अपनी एक्सिस पे भी रोटेट कर रही है। सो इसी कारण ये फिनोमिनाज होते हैं। An object may appear to be moving for one person and stationary for some other. एक ही ऑब्जेक्ट एक टाइम में एक पर्सन के लिए तो लगेगा कि वो मूव कर रहा है और दूसरे पर्सन के लिए वो रुका हुआ भी अपीयर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक मूविंग बस में अगर रोड साइड पे देखा जाए, सो ट्रीज जो होंगे वो मूविंग बैकवर्ड्स हमें अपीयर होते हैं, कि पेड़ जो होते हैं साइड साइड में लगे हुए रोड्स पर वो पीछे की तरफ जा रहे हैं अगर बस आगे की ओर जा रही है तो। और जो पर्सन होगा जो रोड साइड पे खड़ा है, उसे लगेगा कि बस पैसेंजर्स के साथ मूव कर रही है, जो उसके अंदर यात्री बैठे हैं उनके साथ वो हिल रही है। बट जो पैसेंजर इनसाइड द बस हैं, उन्हें लगेगा जो फेलो पैसेंजर्स के साथ, अपने सहयात्रियों के साथ वो रेस्ट पर हैं। तो अपने अंदर बस के अंदर एक पोजीशन रेस्ट वाली अपीयर हो रही है दो यात्रियों को, और बाहर के साथ कंपेयर करें तो वो बस मूव कर रही है। सो इन ऑब्जर्वेशन से हमें क्या पता लगता है कि बहुत से मोशंस कॉम्प्लेक्स भी हैं। सम ऑब्जेक्ट्स में मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, कुछ ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। अदर्स में टेक अ सर्कुलर पाथ, जैसे कि फैन एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है। सम में रोटेट, कुछ रोटेट भी करते हैं, जैसे एक व्हील होता है वो अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट करता है। एंड फ्यू में अदर्स में वाइब्रेट, और कुछ वाइब्रेट करते हैं, अपनी पोजीशन पर आगे पीछे होते हैं। सो देयर मे बी सिचुएशन इन्वॉल्विंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज, और कुछ ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं जहाँ ये आपको कॉम्बिनेशन में दिखेंगी कि स्ट्रेट लाइन में भी चल रहा है और रोटेट भी कर रहा है। सो इन दिस चैप्टर हम क्या क्या डिस्कस करेंगे कि ऑब्जेक्ट मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, एक ऑब्जेक्ट कैसे मूव करते हैं स्ट्रेट लाइन के अलोंग, और हम उन मोशंस को एक्सप्रेस भी करेंगे थ्रू सिंपल इक्वेशंस एंड ग्राफ्स, और बाद में हम कुछ वेज डिस्क्राइब करेंगे सर्कुलर मोशन को भी। सो ये है आपके पूरे चैप्टर की समरी। आइए अब हम फर्स्ट टॉपिक दैट इज 8.1 डिस्क्राइबिंग मोशन स्टार्ट करते हैं। हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे किसी मोशन को? इसके लिए हमें उसकी लोकेशन बतानी होगी। वी डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय स्पेसिफाइंग अ रेफरेंस पॉइंट। हमेशा हम एक रेफरेंस पॉइंट को चूज करते हैं जिसके आधार पर हम दूसरे ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताने हैं। जैसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं, लेट अस अज्यूम दैट अ स्कूल इन अ विलेज इज 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द रेलवे स्टेशन। एक गांव में कोई स्कूल है जो कि 2 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में है रेलवे स्टेशन से। हमने यहाँ स्कूल की पोजीशन स्पेसिफाई की है विद रिस्पेक्ट टू द रेलवे स्टेशन से दूरी, कि किस डायरेक्शन में वो स्कूल है उस रेलवे स्टेशन से। इस एग्जाम्पल में रेफरेंस पॉइंट कौन हुआ? रेलवे स्टेशन, क्योंकि हम स्कूल की पोजीशन उसके रेफरेंस में बता रहे हैं। हम कुछ और भी रेफरेंस पॉइंट चूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आर कन्वीनियंस, जैसी हमारी सुविधा हो। देयरफॉर
टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जब भी हम कभी पोजीशन डिस्क्राइब करेंगे किसी ऑब्जेक्ट की, वी नीड टू स्पेसिफाई अ रेफरेंस पॉइंट, जिसे हम ओरिजिन भी कहते हैं, यानी कि यहाँ से जर्नी हमारी स्टार्ट हुई है। फर्स्ट, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, आइए समझते हैं। द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन इज द मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ये सबसे सिंपलेस्ट टाइप का मोशन है। आइए हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। कंसिडर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, वो स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट की जर्नी स्टार्ट होती है फ्रॉम ओ पॉइंट से। इसे हम अब रेफरेंस पॉइंट कहेंगे। और जो ए बी एंड सी आप पॉइंट्स देख रहे हैं इस फिगर में, वो ऑब्जेक्ट डिफरेंट इंस्टेंट्स पे, यानी कि डिफरेंट टाइम पे क्या ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वो मार्क की हुई है। कभी ऑब्जेक्ट ए पे रहा, कभी बी पे, कभी सी पे। सो एट फर्स्ट जब ऑब्जेक्ट ने मूव करना स्टार्ट किया होगा ओ से, सो वो कहाँ से गया होगा, पहले सी पे गया होगा, देन उसे बी पे गया होगा, एंड देन रीच उसने ए को किया होगा। ये सब आप जो इंटरवल देख रहे हैं 5, 10, 15, 20, ये सब डिस्टेंस के हैं, किलोमीटर यूनिट डिस्टेंस के लिए होती है। सो यहाँ पर एक केस दिया है कि एट फर्स्ट जब ऑब्जेक्ट ने मूव करना स्टार्ट किया, सो वो सी से गया, देन बी पर पहुंचा, एंड देन रीच करा ए पे, एंड देन इट मूव्स बैक अलोंग द सेम पाथ। अब वह इसी पाथ पर, इसी रास्ते पर वापस आया है, और फिर वो रीच किया है सी पर थ्रू बी से, यानी कि ए से वापसी हुई तो उसने सी तक पहुंचा है, लेकिन वो किससे पास होके गया है, थ्रू बी से। सो ये आपको एक केस दे रखा है। इसने इस जर्नी में यानी कि ओ से लेकर ए तक जाना और फिर मूव बैक करना, ए सी तक पहुंचना। सो इसने कितना पाथ कवर किया, तो टोटल पाथ लेंथ जो यहाँ कवर हुई बाय ऑब्जेक्ट वो रही ओ ए ये, एंड देन प्लस ए सी। ओ ए प्लस ए सी ये वैल्यू क्या होगी, दैट इज 60 किलोमीटर प्लस 35 किलोमीटर इज इक्वल टू 95 किलोमीटर। 60 ये पूरा हुआ किलोमीटर में, यूनिट के साथ लिखिएगा क्योंकि यूनिट के बिना नंबर की कोई मान्यता नहीं होती। सो यहाँ पर ओ ए 60 किलोमीटर हो गया, ए सी 35 किलोमीटर हो गया। आप निकाल लीजिएगा कैलकुलेट करके, एंड देन इन दोनों को हम कंबाइन करें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 95 किलोमीटर। सो ये तो हुआ ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, क्योंकि टोटल पाथ जितना भी ऑब्जेक्ट ने मूव किया दैट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। अब हम डिस्टेंस को सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू से ही स्पेसिफाई नहीं करेंगे, ध्यान रखना है हमें। सिर्फ हम ये नहीं लिख देंगे 95, क्योंकि डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन तो होती नहीं है कि टोटल कितना रास्ता चला, हम कहेंगे 95। तो 95 के साथ हमें एक यूनिट, एक क्वांटिटी को हम मैग्नीट्यूड से तो बता सकते हैं, बट यूनिट के साथ लिखेंगे तब ये पूरा माना जाएगा। सो दैट इज एक इसका मैग्नीट्यूड है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, बट कोई डायरेक्शन की बात यहाँ पर नहीं की गई है कि वो किस डायरेक्शन में मूव करा। सो डिस्टेंस की डायरेक्शन नहीं होती, ओनली मैग्नीट्यूड होता है, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू होती है विद यूनिट। सो ऐसी क्वांटिटीज जिनकी डायरेक्शन नहीं हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, उन्हें हम स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। सो डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। अब इसी एग्जाम्पल में आपको कहा जाए कि कैन यू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ द फाइनल पोजीशन सी ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन ओ, यानी ओ से लेकर सिर्फ सी तक का डिस्टेंस क्या आप फाइंड कर सकते हैं। ये जो डिफरेंस होगा ये आपको न्यूमेरिकल वैल्यू देगा डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस measured from the initial position to the final position of an object is known as the displacement। यानी कि इनिशियल पोजीशन ये क्या होती है, स्टार्टिंग पोजीशन, जिस पोजीशन से जर्नी स्टार्ट होती है। सो ऊपर वाले केस में जर्नी ओ से स्टार्ट हुई थी, और फाइनल पोजीशन जहाँ जर्नी एंड हुई है, सो दैट इज फाइनल पोजीशन, जहाँ यहाँ पर जर्नी सी पर एंड हो गई है। सो ये जो ओ सी हुआ, ओ टू सी तक का डिस्टेंस, ये हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन भी होती है, क्योंकि एक इनिशियल पोजीशन होगा और उसके फिक्स पोजीशन डायरेक्शन में ही फाइनल होगा। सो दैट इज ऐसी क्वांटिटीज जिनकी डायरेक्शन भी होगी और मैग्नीट्यूड भी होगा, क्योंकि सेम वे है डिस्टेंस की तरह ही कैलकुलेट करते हैं इसे भी हम, बट ध्यान रखते हैं शॉर्टेस्ट पाथ का। इन दोनों पोजीशन के बीच में जो शॉर्टकट होगा शॉर्टेस्ट पाथ होगा, टोटल नहीं। टोटल पाथ डिस्टेंस होता है और शॉर्टेस्ट पाथ
डिस्प्लेसमेंट होता है। ये ध्यान रखिएगा, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि वहाँ डायरेक्शन नहीं होती, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। ऐसी क्वांटिटीज़ जिसमें डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। तो जब हम इन दोनों की बात करेंगे तो हम उन क्वांटिटीज़ को क्या कहेंगे? वेक्टर क्वांटिटीज़। तो ये भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का एक डिफरेंस हो गया। कैन द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट बी इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट? क्या जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है डिस्टेंस के इक्वल हो सकती है? हाँ जी, एग्जाम्पल हम कंसिडर करते हैं 8.1 फिगर से ही। मान लीजिए फॉर मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ओ टू ए, जो ओ से ए तक ऑब्जेक्ट गया है वहाँ डिस्टेंस उसने चला है 60 किलोमीटर, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो 60 किलोमीटर, क्योंकि यही टोटल भी है और यही शॉर्टेस्ट भी है इनिशियल और फाइनल के बीच में। सो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इस केस में सेम हो गए। अब ड्यूरिंग इट्स मोशन फ्रॉम ओ टू ए, जब ओ टू ए गया एंड देन फिर बी पे वापस आया, तो डिस्टेंस इसने कितना कवर किया? इसने डिस्टेंस कवर कर लिया 60 किलोमीटर प्लस 25 किलोमीटर, क्योंकि ए बी का डिफरेंस क्या है? 25 किलोमीटर। सो डिस्टेंस कैलकुलेट हो गया यहाँ से 85 किलोमीटर। बट ओ ए से लेकर वापस बी तक आने में उसने टोटल हमने देखा 85 किलोमीटर, तो ये डिस्टेंस हो गया, टोटल पाथ हो गया। पर यानी यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट हम फिर से वही तरीका काउंट करने का, पहले इनिशियल पोजीशन को देखेंगे और फाइनल पोजीशन को देखेंगे। तो इनिशियल यहाँ पे है ओ और फाइनल है हमारे यहाँ पे बी, और ये डिस्टेंस आप देख रहे हैं कितना वैल्यू है? ये है हमारा 35 किलोमीटर। ज़ीरो से लेकर आप देख सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। सो इस केस में डिस्प्लेसमेंट जो हुआ वो हुआ 35 किलोमीटर। भले ही डिस्टेंस 85 है, बट यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होगी वो 35 किलोमीटर होगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के लिए हम शॉर्टेस्ट देखते हैं और डिस्टेंस के लिए हम टोटल पाथ देखते हैं। ये डिफरेंस होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। सो मैग्नीट्यूड नॉट इक्वल टू द पाथ लेंथ, यानी कि 35 तो 85 के इक्वल है नहीं। सो मैग्नीट्यूड यहाँ पर यानी कि वैल्यूज डिस्प्लेसमेंट की अलग हो गई डिस्टेंस से। फर्दर वी विल नोटिस दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट फॉर अ कोर्स ऑफ मोशन में भी जीरो। डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकती है, बट क्या डिस्टेंस जीरो हो सकता है? डिस्टेंस कवर्ड इज नॉट जीरो। बट हाँ, अगर ऑब्जेक्ट मूव ही ना करे, ऑब्जेक्ट रेस्ट पर ही रहता, ओ पर ही खड़ा रहता, सो हम क्या कहते कि डिस्टेंस जीरो है। बट डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होगी? शॉर्टेस्ट पाथ जीरो कब होगा? मान लीजिए इफ वी कंसिडर द ऑब्जेक्ट टू ट्रेवल बैक टू ओ, ओ से इसने जर्नी स्टार्ट की, ए तक गया, ए से बी तक आया, बी से सी तक आया, एंड देन वापस ओ पर ही अपनी जर्नी एंड करे, यानी ओ से स्टार्ट करे और ओ पे ही एंड करे। सो शॉर्टेस्ट पाथ क्या बच जाएगा? शॉर्टेस्ट पाथ तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि दोनों ही पोजीशन सेम हो गई। सो ऐसा जब हो, जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो जाए, उस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बच्चों? डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाएगा। हमने देखा कि ऐसे केस में जब जर्नी स्टार्टिंग से एंड तक ए तक गई और ए से वापस ओ तक आई, सो डिस्टेंस कवर क्या हुआ? 60 किलोमीटर प्लस 60 किलोमीटर, दैट इज 120 किलोमीटर। और डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? दैट इज ज़ीरो। हमें टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज चाहिए होती हैं। द डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द ओवरऑल मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और हमें किसी ऑब्जेक्ट की फाइनल पोजीशन हमेशा रेफरेंस देना होगा उसके साथ इनिशियल पोजीशन का, तब हम फाइंड आउट कर पाएंगे डिस्प्लेसमेंट का। सो मोशन इन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन में हमें दो वैल्यूज़ पता लगी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। बच्चों, आपको कुछ ये एक्टिविटीज़ भी दे रखी हैं 8.1 से लेकर 8.4 तक, इन्हें भी आप रीड कीजिएगा, और जो भी आपके सराउंडिंग्स में ये चेंजेस हैं ये आप मेजरमेंट्स करके इनको भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से समझ सकते हैं। एक ऑटोमोबाइल्स में एक डिवाइस होता है जो कि हमें डिस्टेंस दिखाता है। आपने व्हीकल्स में भी देखा होगा, बॉक्सेस से इसमें नंबर्स चेंज होता रहता है, लास्ट डिजिट किलोमीटर साथ में लिखा रहता है। ऑटोमोबाइल्स में जो डिवाइस होता है इसे हम क्या कहते हैं? जो डिस्टेंस मेजर करता है, दैट इज नोन एज ऑडोमीटर। अब हम ये इंटेक्स क्वेश्चन जो हैं 1 2 3 इन्हें समझ लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि एन ऑब्जेक्ट हैज़ मूव थ्रू अ डिस्टेंस। एक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो मूव किया, कुछ वैल्यू रही, कैन इट हैव अ जीरो डिस्प्लेसमेंट? क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है? इफ यस, देन सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जाम्पल।
यस, ऐसा हो सकता है कि ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस तो मूव किया हो बट ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट हो, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इट इज़ द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। सो ऑब्जेक्ट अगर फ्रॉम ए टू बी, जैसे मान लीजिए जर्नी है आपकी ए से स्टार्ट हुई और बी पे पहुंची और ये डिस्टेंस है हमारा 6 मीटर। ऑब्जेक्ट ने ए टू बी मूव किया और वापस ये बी से ए पॉइंट पर आ गया। सो इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? ज़ीरो हो जाएगी, बिकॉज इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो गई। सो इस केस में डिस्प्लेसमेंट तो ज़ीरो हुई, लेकिन डिस्टेंस क्या रहा? डिस्टेंस तो 12 मीटर हुआ और डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हुई। सो एग्जाम्पल के साथ आप इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, अ फार्मर मूव्स अलॉन्ग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर। एक स्क्वायर फील्ड है जिसकी बाउंड्री जो है वो एक साइड 10 मीटर की है और इस बाउंड्री को वो 40 सेकेंड में कवर कर लेता है। What will be the magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 minute 20 second from its initial position? यानी कि इनिशियल पोजीशन से 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद फार्मर कहाँ पहुँचेगा और उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? सो पैरामीटर, यानी कि अगर हम बाउंड्री कैलकुलेट करें सो हम यहाँ से डिस्टेंस का पता लगा सकते हैं कि फार्मर एक राउंड में कितना डिस्टेंस चल सकता है। सो ABCD का जो पैरामीटर होगा स्क्वायर का वो हम 4 × 10 दैट इज़ 40 मीटर से कैलकुलेट करेंगे। एंड टाइम जो इसे मूव करने में लग रहा है इस 10 मीटर को वो है 40 सेकेंड। सो टाइम फॉर द जर्नी हमने कितना दिया गया है? 2 मिनट 20 सेकेंड्स का। इसे हम सेकेंड में कन्वर्ट किया तो आ गए हमारे पास 140 सेकेंड। यहाँ से हम राउंड्स निकाल सकते हैं कि फार्मर कितने राउंड्स यानी कितने नंबर ऑफ टाइम मूव कर रहा है अराउंड द स्क्वायर फील्ड। सो हम 140 को डिवाइड कर देंगे बाय 40 से, क्योंकि एक राउंड में उसे 40 सेकेंड लगते हैं और टोटल है हमारे पास 140 सेकेंड्स। फिर नंबर ऑफ टाइम्स आ गया 3.5 टाइम्स। सो कितने राउंड लगे? 3 राउंड तो कंप्लीट हुए और हाफ राउंड उसने एक्स्ट्रा चला। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 3 राउंड यानी कि जहाँ से स्टार्ट किया होगा वहीं पहुँचा होगा 3 राउंड में। सो इनकी डिस्प्लेसमेंट क्या हुई? इनकी तो ज़ीरो हो गई। मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट करता है ए से, फिर BCD। सो A to BCD होने में एक राउंड हुआ, ए पे वापस आ गया। सो डिस्प्लेसमेंट तो ज़ीरो हो गई। इसी तरह तीनों राउंड्स की डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो गई बट डिस्टेंस की वैल्यू होगी। और ये हाफ राउंड जो एक्स्ट्रा है, हाफ राउंड के बाद इसकी पोजीशन क्या होगी ये देखते हैं। ए से ये पहुंचेगा C पर, हाफ राउंड इतना होगा। और यहाँ पर अगर हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना चाहें ए से लेकर C तक की, तो हमें शॉर्टेस्ट पाथ को देखना होगा और शॉर्टेस्ट पाथ इसका डायगनल है, ये लाइन है। सो हाफ टाइम में डिस्टेंस जो कवर किया वो 40 × हाफ मीटर यानी कि 20 मीटर डिस्टेंस कैलकुलेट किया। बट हमसे पूछा क्या गया है? डिस्प्लेसमेंट पूछी है। सो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू इस फिगर से हम देख ही रहे हैं कि ये AC हो गया, डायगनल हो गया। और डायगनल हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे पाइथागोरस लगाकर। पाइथागोरस लगाइए आप और आपको AC की वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से फॉर्मूला लगाकर पाइथागोरस का √10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, इसे सॉल्व करने पर हमारे पास वैल्यू आएगी 14.14 मीटर। सो ये वैल्यू हुई बच्चों डिस्प्लेसमेंट की। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट? इन दोनों पॉइंट्स में से डिस्प्लेसमेंट के लिए कौन सी बात सही है? कि फर्स्ट, इट कैन नॉट बी ज़ीरो, एंड सेकेंड, इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। फर्स्ट को देखिए, क्या डिस्प्लेसमेंट कभी ज़ीरो नहीं होती? ज़ीरो तो होती है कि जब इनिशियल और फाइनल सेम पोजीशन हो जाए। सो ए क्या हो गया? फॉल्स हो गया। बी, इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन, इट्स मैग्नीट्यूड कांट बी ग्रेटर देन बिकॉज डिस्टेंस से हमेशा डिस्प्लेसमेंट छोटी ही होगी, ज़ीरो भी हो सकती है। सो बी भी फॉल्स हो गया। सो इन दोनों में से कोई भी फैक्ट ट्रू नहीं है डिस्प्लेसमेंट के लिए। सो इस तरीके से बच्चों आप ये तीनों क्वेश्चंस करेंगे। मिलते हैं जल्दी हम एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम आगे का चैप्टर कवर करेंगे। क्या आपको ये चैप्टर समझ आया कि कंटेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।